Hello, Aisha Nawaz welcomes you in this lecture. So today we are starting the new chapter, that is electromagnetic induction. Yes, one of the very important or most important chapter of this 12th syllabus, that is electromagnetic induction. So जैसा प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि अगर किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से कोई करंट अगर पास हो रही है तो ऑब्वियसली उस कंडक्टर के सराउंडिंग एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जिसे हमने कहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और सर ऑलस्टेड ने डिस्कवर किया था ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने देखा था कि किस तरह से एक मैग्नेटिक निडल की मदद से अचानक उन्हें ये एहसास हुआ कि अगर किसी कंडक्टर से कोई करंट फ्लो हो रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रहा है। सो ऑब्वियसली जो ऑलस्टेड का एक्सपेरिमेंट था या फिर ऑलस्टेड की थ्योरी थी कि अगर किसी कंडक्टर से कोई करंट फ्लो हो रही है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उसी का जस्ट कन्वर्स या जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट फ्लो करवाई जाएगी। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड वाले इन्वायरमेंट में किसी करंट कैरिंग कॉइल को पुट अप किया जाएगा, सो यहाँ पर उस मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट कैरिंग कॉइल में करंट सेटअप होगा। ऑब्वियसली यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो चलिए हम देखते हैं बेसिकली ये प्रोसेस है क्या। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है। व्हेन ए कॉइल मेड ऑफ द कॉपर वायर इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कॉइल। ऑब्वियसली जब भी किसी मैग्नेटिक इन्वायरमेंट में या मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी करंट या सिंपली किसी कॉइल को अगर प्लेस करते हैं, ठीक है, सो ऑब्वियसली सी बात है उस कॉइल के साथ में एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, एक्चुअल में मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी जो उस कॉइल से लिंक होगी। सो फेराडे फाउंड दैट व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंज्ड, एन इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द कॉइल प्रोवाइडेड द कॉइल इज क्लोज्ड वन। ठीक है, तो फैराडे ने ये डिस्कवर किया था कि अगर उस कॉइल से लिंक होने वाले फ्लक्स को बार बार चेंज किया जाए, इट मीन्स कि द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी या और द क्वांटिटी ऑफ द magnetic field lines, the quantity of the magnetic field lines, if getting changed linked with the coil, so definitely a current will set up in the coil। ठीक है, अगर कॉइल से लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर कंटिन्यूसली चेंज किया जाए, उनकी क्वांटिटीज़ को अगर चेंज किया जाए, ठीक है, सो ऑब्वियसली उस कॉइल में करंट सेटअप हो जाएगा। ठीक है, वो करंट कब फ्लो होता है, करंट फ्लो होने की कंडीशन क्या होती है, जब क्लोज सर्किट हो। तो ऑब्वियसली करंट के फ्लो होने के लिए एक शर्त ये भी है कि उस कॉइल को कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए, क्लोज वन होना चाहिए। ठीक है, अगर कॉइल क्लोज्ड है, कॉइल को क्लोज्ड है, सो ऑब्वियसली वहाँ पर एक करंट सेटअप होगी जब वो किसी मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में प्लेस होगी और मैग्नेटिक एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा। तो मैग्नेटिक एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से उस कॉइल से लिंक होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज हो रही होगी। सो डेफिनेटली हम कहेंगे उससे लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा होगा और यहाँ पर इस तरह से उस क्लोज कॉइल में एक करंट सेटअप होगी। इन केस अगर कॉइल ओपन है ना, कॉइल के दोनों जो एंड्स हैं, जो बोथ द एंड्स, ठीक है, अगर ये केसें ओपन हैं तो उस वक्त वहाँ पर उन दोनों एंड्स के बीच में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर कॉइल क्लोज है तो करंट फ्लो होगा और अगर कॉइल ओपन है तो वहाँ से करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती। ओपन सर्किट में दोनों एंड्स के बीच में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो इन केस ऑफ द कॉइल open, an EMF is set up across the two ends of the coil. The current and the EMF so produced are called the induced current and induced EMF। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ ये किसकी वजह से इंड्यूस्ड हो रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से इंड्यूस्ड हो रहे हैं। ठीक है, सो इंड्यूस्ड करंट एंड द ईएमएफ इन द कॉइल लास्ट ओनली सो लॉन्ग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल कीप्स ऑन चेंजिंग। और ये मैग्नेटिक इन्वायरमेंट जब चेंज होगा तभी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस होगा या सेटअप होगा। अगर कॉइल से लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद कर दे, ठीक है, इट मीन्स कि द क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर फिक्स हो जाए, चेंज नहीं हो लिंक होने वाली कॉइल के साथ में, सो फिर वहाँ पर किसी तरह का कोई भी करंट सेटअप नहीं होगा और किसी तरह का कोई भी
इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप नहीं होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अभी हम फेराडेज एक्सपेरिमेंट से और अच्छे से समझेंगे, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको ये समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली इंडक्शन ऑफ करंट एंड ईएमएफ है, इंडक्शन ऑफ करंट एंड ईएमएफ है ड्यू टू द वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. So electromagnetic induction is a phenomena of the production of electric current or EMF in the coil when the magnetic flux linked with the coil gets changes or it magnetic flux linked with the coil is changed. अब यहाँ पर बात हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स को भी हम समझें कि बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअल में है क्या। सो मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने के लिए हम ये डायग्राम देखते हैं, बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, आप यहाँ पर देखकर समझ जाएंगे। सपोज़ ये जो आपको पैरेलल एरोज नज़र आ रहे हैं, ये पैरेलल एरोज क्या हैं, ये बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, जिसकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है जो एन से नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो हो रही है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ फ्लो हो रही है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कर रहे हैं ये पैरेलल एरोज, इक्विडिस्टेंट एरोज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, इस मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में सपोज हमने किसी सरफेस को रख दिया, किसी मेटलिक सरफेस को रख दिया। ठीक है, कोई एक प्लेन रख दिया यहाँ पर। ठीक है, सो ऑब्वियसली क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्लेन से पास होकर जाएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्लेन से पास होकर जाएगी। सो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस प्लेन के एक स्पेसिफिक एरिया से पास हो रही है, इस प्लेन का एक स्पेसिफिक एरिया होगा, तो इस प्लेन के स्पेसिफिक एरिया से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्लेन के एरिया से, प्लेन के एक स्पेसिफिक एरिया से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही कहलाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स, इसे ही हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या है, ये क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ और अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस which are passing perpendicularly to the surface of the plane placed in the magnetic field. So the magnetic flux linked with the surface when held in the magnetic field, है ना, magnetic flux linked with the surface when held in the magnetic field is defined as a number of magnetic field lines crossing the surface normally and is measured as a product of component of the magnetic field normal to the surface and the surface area. ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट होगा इस फॉर्मूले से, जब हम इस पर्टिकुलर सरफेस से नॉर्मली पास होने वाली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें, अगर हम सपोज उसे बी एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस मल्टीप्लाइड, अगर हम इसका कर दें इस सरफेस एरिया से, सपोज ये जो प्लेन है इस प्लेन का सरफेस एरिया है डेल एस, अगर हम इसे डेल एस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डिफाइन करेगा, ये अमाउंट डिफाइन करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को। और मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है फाई से, हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं फाई से। सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द फाई। ये कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसे डिनोट किया जाता है फाई से। मैथमेटिकली द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस एरिया डेल एस, है ना, हेल्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय फाई बी एन इंटू डेल एस, जैसा अभी हमने फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, और यहाँ पर बी एन क्या है, मैंने अभी हिसाब से कहा, व्हेन द बी एन इज अ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया के नॉर्मल जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो डिफाइन हो रहा है यहाँ पर बी एन से। सो अगर बी एन का हम उस सरफेस एरिया से मल्टीप्लिकेशन कर दें सो फाइनली हमें मिलेगा उस सरफेस एरिया से लिंक होने वाला फ्लक्स फाई, उस सरफेस एरिया से लिंक होने वाला फ्लक्स फाई। अब हमें पता है जब भी हम सरफेस की बात करते हैं, हम एरिया की बात करते हैं, तो एरिया बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर हमारे पास कोई प्लेन है तो इस प्लेन की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इस एरिया को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ऑब्वियसली इस वेक्टर फॉर्म को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया।
इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ द एरिया एन कैप इंटू डेल एस, ठीक है। सो किसी भी एरिया की डायरेक्शन कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस अगर है तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं एन इंटू डी डेल एस, एन कैप इंटू डेल एस। यहाँ पर एन कैप क्या है, एन कैप डिफाइन कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द एरिया, यूनिट वेक्टर है ये, और डेल एस मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरह से कुछ, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया के वेक्टर से या फिर इस एरिया से एंगल क्रिएट कर रही है थीटा, ठीक है। एरिया वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंगल क्रिएट कर रही है थीटा। सो ऑब्वियसली अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक कंपोनेंट जो होगा यहाँ पर बी, इसके दो पार्ट्स होंगे, पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। जब भी कोई वेक्टर इंक्लाइंड होता है, तो हमेशा हम उसको रिजॉल्व करते हैं और उसके दो कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। सो पहला कंपोनेंट होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट होता है वर्टिकल कंपोनेंट। सो ऑब्वियसली अब देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के बीच में लाई कर रहा है ये, ठीक है। सो अब अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो और प्लस इंटू कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, बी साइन थीटा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वही होता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस एरिया होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो ये वाला कंपोनेंट जो बी कॉस थीटा है यही इस सरफेस एरिया के नॉर्मल है, ठीक है। सो हम काउंट इसे ही करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये नॉर्मल कंपोनेंट है सरफेस टू द सरफेस एरिया, सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी एन विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा, बी एन विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा। So consider that the surface area del S is held inside the magnetic field B such that the direction of magnetic field makes an angle theta with the normal to the surface del S. Thus the component of magnetic field along the normal to the surface area will be Bn is equals to B cos theta. आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब ऑब्वियसली बी एन की वैल्यू अगर हमने लिखी है बी कॉस थीटा, सो यहाँ पर इस फ्लक्स वाले फार्मूले में फाई इज इक्वल्स टू बी एन इंटू डेल एस में हम बी एन की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं यहाँ से बी कॉस थीटा। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ बी एन इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा इन दिस इक्वेशन, फाई इज इक्वल टू बी एन इंटू डेल एस। सो लेट्स कैलकुलेट टू इट। फाई क्या हो जाएगा, बी एन इंटू डेल एस, बी एन की जगह पुटअप किया हमने बी कॉस थीटा और डेल एस अपनी जगह एज इट इज़ है। यहाँ पर कॉस हम इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करेंगे, अरेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा बी डेल एस कॉस थीटा। सो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का एक फार्मूला आ गया जो हमें ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बी और डेल एस मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करेगा। यहाँ से कॉस थीटा लग गया, थीटा भी आ गया इनके फार्मूले में, तो ये क्लियर हमें बता रहा है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द plane of the area del S will also be depend on the angle between magnetic field and the area vector। इन दोनों के बीच का एंगल पर भी डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो फार्मूला है ये हमें डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला भी दिखा रहा है, क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डेल एस भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। भले इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो फाई स्केलर क्वांटिटी है, बट बी और डेल एस दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली हम इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में बी डॉट डेल एस। क्योंकि कॉस थीटा है इसलिए डॉट प्रोडक्ट आएगा, अगर यहाँ साइन थीटा होता तो क्रॉस प्रोडक्ट आता, बट यहाँ पर कॉस थीटा है इसलिए हम लिखेंगे बी डॉट डेल एस, और हमने फाइनली यहाँ पर लिख दिया, ठीक। अब द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर डेल एस विल ऑलवेज बी अलॉन्ग द नॉर्मल टू द सरफेस एरिया इट रिप्रेजेंट, ठीक है। हमेशा जो डेल एस होगा उस डेल एस की डायरेक्शन क्या होगी, डेल एस की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस एरिया होगी, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कब किसी भी एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर ही होती है, ठीक है, एरिया के परपेंडिकुलर ही होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी जो डेल एस की जो डायरेक्शन होगी वो इसके सरफेस एरिया के नॉर्मल ही होगी। सो नाउ लेट्स सी दिस इक्वेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाई इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन है हमारे पास फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर डेल एस, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें सो डेल एस जो है उस डेल एस को हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखा हमने अभी इस डायग्राम में डेल एस क्या हो सकता है, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाइड विद द एरिया डेल एस। सो ऑब्वियसली यहाँ पर ही हमें डिफाइन कर रहा है यूनिट वेक्टर द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द
डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, सॉरी। सो यहाँ पर डेल एस हो गया, डेल एस इज इक्वल्स टू एन कैप इंटू डेल एस, ठीक है। हम डेल एस को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन कैप इंटू डेल एस। सो लेट्स पुट दिस वैल्यू एन कैप इंटू डेल एस इन दिस इक्वेशन। तो फाइनली हम यहाँ पर बी डॉट एन कैप इंटू डेल एस पुट अप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सो यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा दूसरे नज़रिए से एक बार और देखें तो आप ये पाएंगे कि जो इसमें वेक्टर बी इंटू एन कैप है, वेक्टर बी इंटू एन कैप, यहाँ पर ये हमें डिफाइन कर रहा है इजीली। एन कैप क्या था, एन कैप बेसिकली एरिया वेक्टर की डायरेक्शन थी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द एरिया। ऑब्वियसली एन कैप जो अगर नॉर्मल डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है तो यहाँ पर ये भी डिफाइन हो रहा है। अगर मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ में कंसिडर करूँ तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड बी मल्टीप्लाइड बाय विथ एन कैप ये डिफाइन करेगा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कौन से नॉर्मल कंपोनेंट, जो सरफेस एरिया के नॉर्मल है। सो बी dot n cap is equal to bn gives the component of the magnetic field along the normal to the surface area del s. सो ये बेसिकली कंक्लूजन है मैग्नेटिक फ्लक्स का, और उसके अलग अलग हमने फार्मूलेज देखे। अब इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि हमने अभी जस्ट देखा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर या एरिया ऑफ द सरफेस, उस पर भी डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड, उनके बीच के एंगल पे, सॉरी। सो यहाँ पर इनके बीच का जो एंगल है अब किस तरह से बदल सकता है, तो चलिए हम वो देखते हैं। अगर थीटा की वैल्यू हम पहला कंसिडरेशन लेते हैं कि व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, अगर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए, कुछ इस तरह से, अगर आप देखें यहाँ पर ये सरफेस एरिया है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और बिल्कुल परपेंडिकुलर है किसकी डायरेक्शन में, डेल एस की डायरेक्शन में। जो एरिया वेक्टर है इस सरफेस एरिया का, एरिया वेक्टर डेल एस बिल्कुल उससे कोइंसाइड हो रहा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। सो ऑब्वियसली यहाँ पर बी और डेल एस के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी और डेल एस के बीच का एरिया कैसा हो गया, 0 डिग्री। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू हो गया 0 डिग्री। सो जो इक्वेशन है हमारे पास बी डेल एस कॉस थीटा, उसमें हमने थीटा की जगह 0 डिग्री जब पुटअप किया तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। So finally magnetic flux linked with the surface area del S when this del S is placed inside the magnetic field, ये हो जाएगा B dot del S या B del S. So figure shows the surface area del S held inside the magnetic field B such that the direction of magnetic field is perpendicular to the surface area. The direction of the magnetic field is perpendicular to the surface area. So यहाँ पर B and del S will be parallel to each other, theta equal to 0 degree. So finally we calculate this amount B del S, ठीक है। So it follows that the magnetic flux linked with the surface is maximum. ये मैक्सिमम वैल्यू होगी मैग्नेटिक फ्लक्स की जो किसी सरफेस से एसोसिएटेड होगा या किसी सरफेस से लिंक्ड होगा, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the surface held inside the magnetic field B will be B del S, ठीक है। सो यहाँ पर फाई की वैल्यू होगी B del S. सो इट follows that the magnetic flux linked with the surface is maximum when the direction of magnetic field is perpendicular to the surface area. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगा सरफेस के साथ में वो मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर दूसरा एक और अपोजिट केस कंसिडर करते हैं। सपोज अगर ऐसा होता कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आप देख रहे हैं बी, ये सरफेस एरिया के बिल्कुल पैरेलल होती, सरफेस एरिया के बिल्कुल पैरेलल होती, या तो इस तरह से होती या फिर अगर हम इसे इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को बनाएं, ठीक है। सो इसके अंदर जो सरफेस होता वो सरफेस भी कैसा होता, बिल्कुल इसके पैरेलल ही होता है, इस तरह से, ठीक है। पैरेलल ही होता मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होती है इसके प्लेन में से पास होकर जा रही होती है, लेकिन पैरेलल टू द सरफेस होती, पैरेलल टू द सरफेस, नॉट पैरेलल टू द सरफेस एरिया वेक्टर, ठीक है। क्योंकि सरफेस एरिया वेक्टर तो हमेशा ऐसा होगा, तो यहाँ परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं ओनली, ठीक है। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस एरिया के पैरेलल होती, सो पैरेलल होती तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर इसका जो परपेंडिकुलर होता वो परपेंडिकुलर क्या हो जाता, इसका जो सरफेस एरिया या एरिया वेक्टर का जो
डायरेक्शन होती वो मैग्नेटिक फील्ड्स के 90 डिग्री हो जाती, ठीक है। हमें इस चीज़ों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने इसके पहले भी जस्ट ये कहा कि अगर सरफेस एरिया पैरेलल हो, सो सरफेस एरिया का पैरेलल होना और सरफेस एरिया वेक्टर का पैरेलल होना बोथ आर द डिफरेंट थिंग। अगर सरफेस एरिया पैरेलल है विद द मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये सरफेस एरिया पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो ऑब्वियसली इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो हम बेसिकली एरिया वेक्टर की ही बात कर रहे हैं अभी इतनी देर से, ठीक है। सो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 90 डिग्री, क्योंकि सरफेस एरिया पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, इट मीन्स कि इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। सो फाइनली फाई की जो वैल्यू होगी, फाई इज इक्वल टू बी डेल एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। सो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। So figure shows that the surface area del is held inside the magnetic field B such that the direction of magnetic field is parallel to the surface area since B and del S are perpendicular, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर बी और वेक्टर डेल एस क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। सो फाइनली फाई की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर 0। इट मीन्स कि इस सिचुएशन में जब सरफेस एरिया पैरेलल होगा, सो यहाँ पर किसी तरह का कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं होगा, इस सरफेस के साथ में किसी तरह का कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स तभी लिंक होगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करते हुए से निकलेगी। सो आई होप आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स काफ़ी आसान सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम बात करते हैं तो हमें क्वांटिटीज़ का पता होना ज़रूरी होता है कि एक्चुअल में ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या किस पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट करेगी। तो ऑब्वियसली जब हम उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को उस पर्टिकुलर एरिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं, उस एरिया के रिस्पेक्ट में मेज़र करते हैं, तो वो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर रही होती है। और मैग्नेटिक फ्लक्स किस केस में ज़्यादा होगा, किस केस में कम होगा, वो ऑलरेडी हमने देखा अभी बहुत अच्छे से। अब अगर हम यूनिट्स की बात करें कि भाई व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, सो यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन एसआई जो होती है वो होती है वेबर। इन एसआई यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है वेबर। अगर हम 1 वेबर की बात करें तो देखिए, अगर इस फॉर्मूले को अगर हम देखें यहाँ पर फाई इज इक्वल टू बी डेल एस, है ना, फाई इज इक्वल टू बी डेल एस, तो यहाँ पर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, और डेल एस जो होगा अगर एसआई यूनिट में हम मेजर करें एरिया की यूनिट तो होती है मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। सो 1 वेबर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 टेस्ला मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर मीटर। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ से हम 1 वेबर फ्लक्स की डेफिनेशन भी दे सकते हैं। 1 वेबर फ्लक्स की डेफिनेशन क्या देंगे कि सपोज कोई एरिया है जिसका जिसकी वैल्यू यूनिट स्क्वायर मीटर है ना, कोई यूनिट स्क्वायर मीटर वाला एरिया सरफेस एरिया हमने अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू 1 टेस्ला है उसमें प्लेस इस तरह से किया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, या फिर सरफेस एरिया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। सो उस केस में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा इस सरफेस से वो कितना होगा, 1 वेबर होगा, ठीक है। सो 1 वेबर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस एरिया ऑफ द 1 स्क्वायर मीटर when held normally inside the uniform magnetic field of 1 टेस्ला। सो ये तो हो गई एसआई यूनिट। इसके साथ साथ में इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है। सीजीएस यूनिट इसकी होती है मैक्सवेल, ठीक है। सो इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। इसे हम नॉर्मली कैपिटल एम स्मॉल एक्स एम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑब्वियसली हमें पता है वन जो एसआई यूनिट थी वेबर इज इक्वल टू था 1 टेस्ला इंटू 1 स्क्वायर मीटर, और हमें पता है ये कहाँ से आया था क्योंकि फाई इज इक्वल टू था बी इंटू डी एल एस। तो यहाँ पर अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट की, तो वो होती है गॉस, तो हमने यहाँ पर पुटअप किया गॉस। और एरिया की सीजीएस यूनिट होती है स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हमने 1 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पर पुटअप कर दिया। सो फाइनली यहाँ से हमें मैक्सवेल की डेफिनेशन भी मिल गई कि 1 मैक्सवेल विल बी इक्वल टू 1 गॉस इंटू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम 1 मैक्सवेल की डेफिनेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मैक्सवेल इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस एरिया ऑफ द 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हेल्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 गॉस, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। अगर हमने किसी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर सरफेस एरिया को
वन गॉस के मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली प्लेस किया हुआ है तो उससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू होगी 1 मैक्सवेल। अब यहाँ पर हम मैक्सवेल और वेबर में एक रिलेशन भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, अगर मैं बात करूँ 1 वेबर की, तो 1 वेबर का फार्मूला था 1 टेस्ला इंटू 1 स्क्वायर मीटर। 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁻⁴ कॉस। हमने पुटअप किया 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ कॉस, और 1 मीटर में कितना होता है 10⁻⁴ स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू कितना होगा 10⁻⁴ स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10⁸ मैक्सवेल है। 10⁸, 10⁻⁴, 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 10⁸ गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है मैक्सवेल, इसलिए हम इसे लिखेंगे इसे 10⁸ मैक्सवेल। तो यहाँ से 1 वेबर की डेफिनेशन हमें मिल गई मैक्सवेल के टर्म्स में 10⁸ मैक्सवेल। तो इस तरह से हमने मैग्नेटिक फ्लक्स देखा, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट देखी। ठीक है, अब बात आती है ये प्रूफ करने की, जैसा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई कॉइल को प्लेस करें और उस कॉइल से लिंक होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर कंटिन्यूसली चेंज करें, सो उस कॉइल से करंट फ्लो होने लग जाता है, या फिर उस कॉइल के अराउंड एक ईएमएफ सेटअप हो जाता है जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, और फ्लो होने वाली करंट को हम इंड्यूस करंट कहते हैं। अब इसे प्रूफ किया था बाय एक्सपेरिमेंट मिस्टर फेराडे ने, माइकल फेराडे ने। तो चलिए हम देखते हैं मिस्टर फेराडे का एक्सपेरिमेंट की क्या एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, जिससे उन्होंने ये प्रूफ किया कि वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कॉइल सेटअप अ इंड्यूस करंट एंड और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। सो देखिए इस फेराडे के 3 एक्सपेरिमेंट हैं बेसिकली, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3। सो 1 बाय 1 हम तीनों एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि सपोज एक सॉफ्ट आयरन रॉड के ऊपर कॉपर वायर को इस तरह से लपेटा। ठीक है, एक कॉइल क्रिएट की, यहाँ पर एक कॉइल बनाई जिसको हम सोलेनाइड भी कह सकते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए। सो यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन कोर पर एक कॉइल बनाई गई, दूसरी कॉइल भी बनाई गई, पहला प्राइमरी कॉइल, दूसरा सेकेंडरी कॉइल एस, प्राइमरी कॉइल पी, सेकेंडरी कॉइल एस। दोनों कॉइल एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड है पूरी तरह से, बट दोनों सेम आयरन कोर पर यहाँ पर मौजूद है। इसमें प्राइमरी जो कॉइल है यहाँ पर हमने इन वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया। वोल्टेज सोर्स क्या है, एक बैटरी, ये बैटरी के साथ में स्विच है, जैसे ही स्विच हम ऑन करेंगे यहाँ से करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जो सेकंड वाली कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन किया हुआ है इसके दोनों एंड्स पर। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट थिंग कि जैसे ही हम यहाँ पर इस कॉइल में करंट इनिशियलाइज करते हैं, मतलब जैसे ही इस बटन के को हम प्रेस करते हैं तो यहाँ से क्या होता है क्लोज सर्किट हो जाता है, और इस बैटरी की वजह से यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली यहाँ से जब एक करंट फ्लो होना शुरू होगी तो यहाँ पर ये एक सोलेनाइड स्ट्रक्चर की तरह बिहेव कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। करंट कैरिंग कॉइल हो गई ये, और किस करंट कैरिंग कॉइल के अराउंड क्या होगा, एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। मैग्नेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, इट मीन्स कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम इसे शो कर सकते हैं। सपोज इधर इसका नॉर्थ पोल है, इधर इसका साउथ पोल, तो ऑब्वियसली यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, थोड़ा सा आप कंसिडर कीजिए, इतना परफेक्टली नहीं बन पा रही है, लेकिन अंडरस्टूड। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर बनना शुरू हो गई नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी, अब ये किससे एसोसिएट हो सकती है, ऑब्वियसली ये एसोसिएट हो सकती है सेकेंडरी कॉइल से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से प्राइमरी कॉइल से जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुई, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी ये ऑब्वियसली इस कॉइल एस से भी क्या होगी, एसोसिएट होगी। जब ये इस कॉइल एस से एसोसिएट होगी, इस कॉइल से लिंक होगी, तो बात वही हो गई कि अब ये कॉइल जो प्लेस हो गई एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से यहाँ से एक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस कॉइल एस से एक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं करंट के फ्लो की डायरेक्शन यहाँ पर बहुत अच्छे से, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ऑब्वियसली उस करंट का जो फ्लो है हम यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं इस गैल्वेनोमीटर जी पर। ठीक है, सो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट था मिस्टर माइकल फेराडे का, पहला एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की ब्यूटी क्या है वो अभी हम देखते हैं। सो
व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज वेराइड, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किया जब आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को वेरी कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। कंसिडर अ टू कॉइल्स पी एंड एस वाउंड ऑन द आयरन रॉड, जैसा अभी हमने देखा। अ बैटरी एंड द टैपिंग की के आर कनेक्टेड टू द कॉइल पी, अभी हमने देखा कॉइल पी से बैटरी और जो स्विच है के लगा हुआ है यहाँ पर। अ बैटरी एंड द टैपिंग की के आर कनेक्टेड टू द कॉइल P while सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द कॉइल S, वो भी हमने देखा कि कॉइल S से एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। देन Faraday observed that deflection is produced in the galvanometer when the tapping key K is pressed, जैसी टैपिंग की K प्रेस्ड की, टैपिंग की K प्रेस्ड करने के बाद यहाँ से करंट सेटअप होगा इस कॉइल में, जिसकी वजह से यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन उसे एहसास होगा या डिफ्लेक्शन यहाँ पर ऑब्जर्व होगा, ठीक है। When the tapping key is released, the deflection is again produced, but the direction of deflection is opposite. जब टैपिंग की को रिलीज़ किया गया, वापस हटाया गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ से इस कॉइल से धीरे धीरे करंट का फ्लो कम होगा, ठीक है। ऑब्वियसली करंट का फ्लो जब यहाँ से फिनिश होगा तो यहाँ पर अगेन फिर से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इन दोनों प्रोसेस में जैसे ही जब की को प्रेस किया गया था तब यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखने को मिला, और जब की को रिलीज़ किया गया था तब यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखने को मिला गैल्वेनोमीटर में। लेकिन इन दोनों के बीच में जब आपने की को प्रेस कर दिया और प्रेस करने के बाद अब प्रेस ही रहने दिया, ठीक है, तो पहली बार में तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन उसके बाद ये डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। जब तक की प्रेस रहेगी, है ना, जब तक की प्रेस रहेगी तब तक यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। डिफ्लेक्शन कब देखने को मिला, जब जैसे इंस्टेंटली आपने की को प्रेस किया तब यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखने को मिला। लेकिन की को जब आपने प्रेस ही रहने दिया फिर उसको बाद में रिलीज़ नहीं किया, तो यहाँ पर जो प्रोड्यूस होने वाला जो डिफ्लेक्शन था वो भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब फिर किसी भी तरह का कोई और दूसरा डिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब अगला नेक्स्ट डिफ्लेक्शन कब दिखेगा, जब यहाँ से की को आप रिलीज़ करेंगे, जब की को रिलीज़ करेंगे तब यहाँ पर फिर एक बार और डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। सो इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा सिंपल सा है, देखिए क्या होता है यहाँ पर। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल P, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। सिंस द कॉइल S is wound on the same iron rod, the magnetic flux get linked with the coil also. जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ, या मैं ऐसा कहूँगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई जब करंट फ्लो हो रही थी इस प्राइमरी कॉइल P से, तो ऑब्वियसली प्राइमरी कॉइल P से जब करंट फ्लो हो रही थी तो वो धीरे धीरे राइज होगी। मतलब अचानक से एक जैसी करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि कॉइल में टर्न्स हैं, इसलिए यहाँ पर करंट क्या होगा, धीरे 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 राइज होगा। करंट धीरे धीरे राइज होगा तो ऑब्वियसली यहाँ से प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे राइज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ऑब्वियसली किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है इसको बहुत अच्छे से। सो धीरे धीरे करंट राइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी राइज होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, तो धीरे धीरे जब मैग्नेटिक फील्ड राइज हो रहा था यहाँ पर, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स भी या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी धीरे धीरे राइज होगी, बदलेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धीरे धीरे जब इंक्रीज होगी तो यहाँ से इस सेकेंडरी कॉइल S से लिंक होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी। जिससे यहाँ पर क्या होगा, इस सेकेंडरी कॉइल S में इस से लिंक होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, क्योंकि वो चेंज हो रही है, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है। और जैसा हमने कहा था कि चेंजिंग इन्वायरमेंट में ही करंट फ्लो होगी। सो चेंजिंग मैग्नेटिक इन्वायरमेंट में करंट फ्लो होगी, तो इसके लिए क्योंकि इन्वायरमेंट मैग्नेटिक इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल S में करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, और उसका इफेक्ट हमें यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन के थ्रू नज़र आता है। सेकेंड वाला केस क्या होगा कि जब आपने की को प्रेस ही रहने दिया, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर करंट राइज होगी, और करंट राइज होने के बाद एक स्टेडी स्टेट में पहुँच जाएगी। ऑब्वियसली धीरे धीरे करंट राइज हो रही थी, और राइज होने के बाद अब एक स्टेडी स्टेट में पहुँच गई। अब स्टेडी स्टेट में जब ये पहुँच जाएगी, मतलब यहाँ से एक कांस्टेंट करंट फ्लो होने लगेगी जब, ठीक है। तो कांस्टेंट करंट जब फ्लो होगी तो ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक लाइंस भी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से कांस्टेंट हो जाएगी। और जब ये कांस्टेंट हो जाएगी तो ऑब्वियसली इस सेकेंडरी कॉइल S से लिंक होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। मतलब ये बदलेगी नहीं। अब ये जब चेंज नहीं होगी, जब ये चेंज नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल S, सो ऑब्वियसली यहाँ पर मैग्नेटिक इन्वायरमेंट चेंज नहीं होगा, और मैग्नेटिक इन्वायरमेंट चेंज नहीं होगा तो मतलब यहाँ से फ्लो होने वाली करंट भी बंद हो जाएगी। अब यहाँ से किसी तरह का कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और जब कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में किसी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन कब मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जब यहाँ पर मैग्नेटिक इन्वायरमेंट चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक इन्वायरमेंट यहाँ पर है भी लेकिन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए जब करंट फ्लो हो रही थी, स्टेडी करंट आए,
तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर एसोसिएट तो हो रही थी लेकिन कांस्टेंट हो गई थी पूरी तरह से, इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0, या करंट यहाँ से किसी तरह की कोई फ्लो नहीं होगी और गैल्वेनोमीटर में किसी तरह का डिफ्लेक्शन भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो when the current flows through the coil P, magnetic field produced along the axis of the coil. Since the coil S is wound on the same iron rod, the magnetic flux gets linked with the coil also. When the tapping key is just pressed, the current through the coil P starts growing and it leads to the growing magnetic field through the coil S. As the magnetic flux linked with the coil S is changing, induced current is produced. ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द की इज रिलीज द करंट थ्रू द कॉइल पी स्टार्ट्स डिकेइंग। ठीक है। अब पहले वाले केस में क्या हुआ, हमने जैसे ही कॉइल को की को प्रेस किया, यहाँ पर धीरे धीरे करंट राइज हुई। करंट राइज होने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो एसोसिएट होने वाला था इस कॉइल के साथ में, वो धीरे धीरे राइज हो रहा था, इट मीन्स चेंज हो रहा था। तो ऑब्वियसली यहाँ से करंट फ्लो हो रही थी। जब करंट यहाँ पर कांस्टेंट हो गई, जब कॉइल बी में करंट कांस्टेंट हो गई, स्टेडी हो गई, तो ऑब्वियसली यहाँ से इस कॉइल एस से लिंक होने वाला फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया और यहाँ से फ्लो होने वाली करंट अब क्या हो जाएगी, 0। अब जो सेकंड केस था हमारा कि जब हमने इस की को रिलीज़ किया, की को रिलीज़ किया मतलब इस सर्किट को ऑफ़ किया। सर्किट को जब हम ऑफ़ करेंगे तो धीरे धीरे अब यहाँ पर क्या होगा, करंट डिके होगी, करंट धीरे धीरे डिके होगी। और ये डिके जो होगा करंट का, ये इंस्टेंटली नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, जिसकी वजह से इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम होगा और मैग्नेटिक फील्ड जब धीरे धीरे कम होगा तो इससे ये जो मैग्नेटिक लाइंस एसोसिएटेड है कॉइल एस से, सेकेंडरी कॉइल से, ये भी धीरे धीरे क्या कम होगी, डिके होगी। तो डिके के केस में भी क्या होगा, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो ही रहा है, या तो राइज हो या डिके हो, दोनों ही केस में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ से चेंज होगा तो ऑब्वियसली फिर से यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार ये डिफ्लेक्शन जो होगा वो पहले के कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब डिके हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, या मैग्नेटिक फ्लक्स की क्वांटिटी में क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में डिके हो रहा है। इसलिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन था वो भी हमें अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है। सो ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ कर रहा था कि किसी भी या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इंड्यूस करंट है वो तभी सेटअप होगी जब मैग्नेटिक एनवायरनमेंट चेंज होगा या फिर कॉइल से एसोसिएट होने वाला फ्लक्स चेंज होगा। अगर वो कांस्टेंट है, स्टेडी है, तो फिर यहाँ पर किसी तरह की कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगी। इसे और अच्छे से समझा गया एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से, जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था फेराडे का। फेराडे के सेकंड एक्सपेरिमेंट में अब यहाँ पर भी 2 ही कॉइल है, लेकिन इस बार फ़र्क क्या था कि जो दूसरी कॉइल थी सेकेंडरी कॉइल, उसको सेम आयरन कोर पे नहीं रखा गया। पहले वाले केस में इस आयरन कोर पर ही सेकंड कॉइल भी थी, लेकिन अभी यहाँ पर इस कॉइल को अलग रखा गया और इस पर्टिकुलर प्राइमरी कॉइल को अलग रखा गया। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पर अब मैग्नेटिक एनवायरनमेंट हम चेंज करेंगे बाय द मोशन ऑफ दिस कॉइल पी। ठीक है। यहाँ पर कॉइल पी जो थी, प्राइमरी कॉइल जो थी, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही थी और सेकेंडरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में लिंक हो रही थी, एसोसिएट हो रही थी। अब यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज ज़रूर करेंगे, सेकेंडरी कॉइल एस से एसोसिएट होने वाला या फिर सेकेंडरी कॉइल एस से एसोसिएट होने वाला, लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स ज़रूर चेंज होगा, लेकिन चेंज होगा बाय द रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ द प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। सो अब इस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन सेम केस, यहाँ पर कि प्राइमरी कॉइल में भी हमने यहाँ पर एक बैटरी का कनेक्शन किया हुआ है। जैसे ही यहाँ पर हम स्विच ऑन करेंगे, बैटरी की वजह से इस प्राइमरी कॉइल से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा सो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जैसा मैंने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई थी। ठीक है। एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और ये मैग्नेटिक एनवायरनमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, ऑब्वियसली यहाँ पर सपोज इसका नॉर्थ पोल है तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी और यहाँ पर। ठीक है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब यहाँ पर सेटअप होना शुरू हो गई तो हमें पता है ये बेसिकली स्ट्रक्चर जो कॉइल है ये एक सोलेनाइड की तरह है, और हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है किस तरह से जो सोलेनाइड होता है वो एक मैग्नेटिक बार की तरह बिहेव करता है। आप देख सकते हैं इसे हम एक मैग्नेटिक बार कंसिडर कर सकते हैं जिसमें एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। इसका हमने डेरिवेशन भी किया था और इसको बहुत अच्छे से समझा था प्रीवियस चैप्टर में हमने। सो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि अब ये सोलेनाइड क्या है, एक मैग्नेटिक बार है। ठीक है।
इस मैग्नेटिक बार से ऑब्वियसली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही होगी, जो अभी हमने देखा बनाकर इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक बार या फिर इस प्राइमरी कॉइल की रिस्पेक्टिव पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी कॉइल चेंज करेंगे। सबसे पहली कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस प्राइमरी कॉइल को इस सेकेंडरी कॉइल के करीब लेके जाएंगे, पास में लेकर जाएंगे, इसे धीरे धीरे इसके करीब लेकर जाएंगे। करीब लेकर जाने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इस प्राइमरी कॉइल से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये धीरे धीरे इससे ज़्यादा लिंक होती जाएगी, इस सेकेंडरी कॉइल से ज़्यादा लिंक होगी। ठीक है, जैसे जैसे हम प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल के करीब लेके जाएंगे तो प्राइमरी कॉइल से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो धीरे धीरे सेकेंडरी कॉइल के साथ में एसोसिएट होगी, और जैसे जैसे प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल के करीब जाएगी ये जो फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये ज़्यादा लिंक होगी इस सेकेंडरी कॉइल से। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हम मोशन कर रहे थे इस प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल की तरफ, कंटिन्यूसली सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो लिंक्ड फ्लक्स था वो चेंज हो रहा था, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा था। धीरे धीरे जब ये इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली सी बात है इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिला, गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन सपोज अभी इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक, सो यहाँ पर ये प्रूफ हुआ कि जब हमने प्राइमरी कॉइल को या फिर हम ऐसा कहें कि मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि यहाँ पर हम इसे मैग्नेटिक फील्ड बी ट्रीट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड बी को वेरी किया विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी कॉइल एस, हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। मतलब यहाँ से करंट इंड्यूस हो रही थी, जो करंट फ्लो हो रही थी इस गैल्वेनोमीटर से, और उसे ऑब्जर्व कर रहा था गैल्वेनोमीटर। अब सेकंड केस हमने लिया, हम ले जाते इसे रुक गए। अब हम इसे ज़्यादा पास नहीं लेके जा रहे हैं, हम थोड़ी दूर लेकर गए और फिर हम रुक गए। रुकने के बाद क्या हुआ कि अब यहाँ से जो लिंक होने वाला फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो गया। यहाँ से जो लाइंस निकल रही थी, ठीक है, जो लाइंस निकल रही थी वो लाइन यहाँ पर क्या हो गई, अब कांस्टेंट हो गई। इससे फ्लक्स लिंक होने वाला फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट हो गया। अब इस कांस्टेंट केस में क्या होगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, वो हमेशा हमें अब ज़ीरो दिखाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक इन्वायरमेंट चेंज होना बंद हो गया है, मैग्नेटिक इन्वायरमेंट चेंज होना बंद हो गया है, इसलिए यहाँ पर अब किसी तरह का कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का जो इंडिकेशन है वो ज़ीरो की तरफ होगा या नल कंडीशन की तरफ होगा। अब हमने अपोजिट केस लिया, अब अभी तो हम पास लेकर जा रहे थे, अब हम क्या करेंगे, इसे वापस दूर लेकर जाएंगे। अब हम इस प्राइमरी कॉइल को इस सेकेंडरी कॉइल के रिस्पेक्ट में थोड़ा दूर लेकर जा रहे हैं। दूर लेकर जब हम जाएंगे, धीरे धीरे जैसे हम दूर ले जाना शुरू करेंगे, अगेन इस सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड जो फ्लक्स था या लिंक फ्लक्स था वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब वो चेंज होना शुरू होगा तो अगेन यहाँ पर हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर फिर से एक बार और करंट इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉइल में। सेकेंडरी कॉइल में जब करंट इंड्यूस होगी तो ये जो करंट होगी, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में एक बार फिर से डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब ये डिफ्लेक्शन जो होगा वो पहले के कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो फ्लो होने वाली करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो हो रही है। पहले अगर इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी तो अब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगी। ठीक है, सो इस वजह से यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में अपोजिट डायरेक्शन में हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से भी ये प्रूफ हुआ कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी कॉइल या किसी कॉइल से एसोसिएटेड जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी तभी वहाँ पर करंट इंड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कांस्टेंट हो जाए या मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए इंड्यूस होने वाला कॉइल के साथ में, सो वहाँ पर किसी तरह का कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। सो ये फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट था। इसे फैराडे ने एक बार और प्रूफ किया, एक एक्सपेरिमेंट और किया फैराडे ने, जिसे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कहा गया माइकल फैराडे का। इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया। ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज पी क्यू आर एस बेसिकली डिफाइन कर रहा है। एक प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया, पी क्यू आर एस आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो क्रॉस पॉइंट्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही डिफाइन कर रहे हैं। ये हमें ये बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से परपेंडिकुलरली नॉर्मल जा रही है। मतलब अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो ये टॉप व्यू है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही है, ऊपर से अंदर की तरफ जा रही है इस प्लेन में। मतलब ये अगर सपोज प्लेन है तो इस प्लेन में इस तरह से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। मतलब ये नॉर्थ पोल और ये साउथ। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है, इसलिए इस तरह से हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट से क्रॉस से डिफाइन करते हैं। ठीक है,